चलिए, आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां ना कोई लिखा हुआ संविधान है, ना पुलिस, ना ही अदालतें। फिर भी एक पूरा का पूरा समाज सदियों से खुद को चला रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की खड़िया जनजाति की और उनकी एक बहुत ही कमाल की स्वशासन व्यवस्था की, जिसका नाम है ढोकलो सोहोर। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई समाज हमारे आज के जो सरकारी ढांचे हैं उनके बिना भी असरदार तरीके से चल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। इसे सिर्फ एक पुरानी आदिवासी प्रथा समझने की गलती मत कीजिएगा। ये कोई आदिम रिवाज नहीं था। ये एक बहुत ही विकसित, एक सोची समझी रिपब्लिकन व्यवस्था थी। समझिए, एक पूरी की पूरी सरकार जो जंगलों के बीच से चल रही थी। तो चलिए सबसे पहले इस नाम को ही समझते हैं, ढोकलो सोहोर। खड़िया भाषा में ढोकलो का मतलब होता है बैठक या सभा, एक असेंबली, और सोहोर का मतलब है अध्यक्ष, द प्रेसिडेंट। तो देखिए, नाम से ही साफ है कि असली ताकत किसी एक राजा के हाथ में नहीं थी। ताकत थी ढोकलो यानी कि सभा के पास। मतलब इस सिस्टम के तो नाम में ही डेमोक्रेसी छिपी हुई थी। देखिए, खड़िया समुदाय की ये अपनी शासन व्यवस्था कोई नई चीज नहीं थी। ये तो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है 1934-35 के आसपास। तब समुदाय ने अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए इसे एक संगठित रूप दिया। एक अखिल भारतीय खड़िया महासभा बनाई गई और इसी महासभा को ढोकलो कहा गया। तो इस कमाल की व्यवस्था को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम एक सफर पर निकलें, इसे नीचे से ऊपर की तरफ समझें। हम शुरू करेंगे सबसे छोटी इकाई से, यानी गांव से, और फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए पहुंचेंगे खड़िया समुदाय की सबसे बड़ी संसद तक। तो ठीक है, हम आ गए हैं गांव में। अब यहाँ शासन कौन चलाता था? यहाँ पर दो मुख्य लोग थे। पहले महतो, ये थे गांव के एडमिनिस्ट्रेटर, मुखिया, और दूसरे थे पाहन, ये थे गांव के आध्यात्मिक गुरु। पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक सारे सामाजिक और धार्मिक काम यही संपन्न कराते थे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। महतो का पद वंशानुगत तो था, हेरिडिटरी, लेकिन उसकी शक्ति नहीं। अगर गांव वाले महतो के काम से खुश नहीं हैं, तो वो सब मिलकर उसे हटा भी सकते थे। मतलब जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी सबसे ऊपर थी। कह सकते हैं कि विरासत में कुर्सी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए लोगों का भरोसा जीतना पड़ता था। चलिए ठीक है, तो गांव का मामला तो गांव में ही सुलझ गया। लेकिन तब क्या होता था जब झगड़ा दो गांवों के बीच हो जाए, या कोई मसला इतना बड़ा हो कि गांव का महतो भी कह दे कि भाई ये मेरे बस का नहीं है? यहीं पर इस सिस्टम का दूसरा लेवल, दूसरा स्तर सामने आता है। जब मामला एक गांव से बड़ा होता तो उसे सुलझाने के लिए एक इकाई थी जिसका नाम था खूट। इसे एक तरह की क्षेत्रीय अदालत समझ सकते हैं। ये एक ही गोत्र के करीब 20 से 25 गांवों का एक समूह होता था और एक रीजनल पंचायत की तरह काम करता था। और इस खूट का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे करताहा, और इसका चुनाव बड़ा अनोखा था। करताहा को पैसे या ताकत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी बुद्धि के आधार पर चुना जाता था। वो ईमानदार हो, न्याय करने वाला हो, और उसे समुदाय के सारे रीति रिवाजों का गहरा ज्ञान हो। ये कोई नौकरी नहीं थी, बल्कि सम्मान और समाज सेवा का एक पद था। और जब न्याय की बात आती है तो ये सिस्टम बहुत सख्त भी था। सबसे गंभीर अपराधों के लिए, जैसे यौन अपराध, करताहा बितालाहा जैसी सबसे कठोर सजा दे सकता था। अब ये बितालाहा क्या है? इसका मतलब था उस व्यक्ति का पूरी तरह से सामाजिक बहिष्कार। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां समुदाय ही सब कुछ हो, वहां अकेले छोड़ दिया जाना मौत से भी बड़ी सजा मानी जाती थी। ये दिखाता है कि सामाजिक अनुशासन कितना ज्यादा जरूरी था। तो हमने गांव का लेवल देख लिया, फिर कई गांव का रीजनल लेवल यानी खूंट भी देख लिया। अब सवाल यह है कि सबसे ऊपर क्या था? इस पूरी व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट, या कह लें संसद, कहाँ थी? वो था तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर, ढोकलो। ये पूरे खड़िया समुदाय की सालाना जनरल असेंबली थी। हाँ, इसे खड़िया समुदाय की संसद कह सकते हैं। इसमें सभी गांवों के महतो, पाहन और हर क्षेत्र के करताहा, मतलब सभी चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते थे। और इस संसद का अध्यक्ष कौन होगा? जाहिर है, ढोकलो सोहोर। इसी महासभा के द्वारा ढोकलो सोहोर को हर 3 साल के लिए चुना जाता था।
वो पूरे खड़िया समुदाय का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, और ये चुनाव पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता था। लेकिन क्या ढोगलो सोहोर सारे फैसले अकेले लेता था? बिल्कुल नहीं। और यही बात इस सिस्टम की मैच्योरिटी को दिखाती है। उसकी मदद के लिए एक पूरी, कह सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जैसी व्यवस्था थी। एक लिखाकर था जो सेक्रेटरी का काम करता था, सारे रिकॉर्ड्स रखता था। एक तिंजोकर था, यानी ट्रेजरर, जो सारे फाइनेंस और अकाउंट्स देखता था। और एक देवान था, जो सोहोर का चीफ एडवाइजर होता था। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम का पॉलिटिकल डीएनए देखें, तो ये क्या था? ये लोकतांत्रिक थी, क्योंकि नेताओं को चुना भी जाता था और हटाया भी जा सकता था। ये गणतांत्रिक थी, मतलब रिपब्लिकन, क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड भी थी, क्योंकि पावर गांव, खूंट और ढोकलों के बीच में बटी हुई थी। और सबसे जरूरी बात, ये सहभागी थी, पार्टिसिपेटरी। सारे बड़े फैसले सभाओं में सबकी सहमति और भागीदारी से लिए जाते थे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल। आज के जमाने में जब हमारे पास एक मॉडर्न संविधान और शासन प्रणाली है, तब इस ढोकलो सोहर व्यवस्था की क्या कोई अहमियत बची है? क्या ये आज भी मायने रखती है? यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस व्यवस्था ने आधुनिक पंचायती राज सिस्टम का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि खड़िया समुदाय को लगा कि पंचायती राज एक बाहरी, ऊपर से थोपा गया ढांचा है, जो उनकी सदियों पुरानी, अपनी मिट्टी से निकली स्वशासन की व्यवस्था को कमजोर कर देगा। तो ये अपनी पहचान और अपने सिस्टम को बचाने का एक तरह का प्रतिरोध था। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस व्यवस्था की जो मूल भावना है, उसे भारत के पेसा एक्ट 1996 के तहत कानूनी मान्यता और संरक्षण दिया गया है। ये जो पेसा कानून है, ये आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन के खास अधिकार देता है, जो कि असल में ढोकलो सोहर की भावना का ही एक मॉडर्न रूप है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? यही कि ढोकलो सोहर सिर्फ एक पारंपरिक प्रणाली नहीं है। ये उस धारणा को भी जोरदार तरीके से चुनौती देती है, जो कहती है कि भारत में लोकतंत्र और व्यवस्थित प्रशासन पूरी तरह से एक मॉडर्न देन है। नहीं, ये सिस्टम साबित करता है कि स्वशासन और सहमति से शासन की जड़ें भारत के जनजातीय समाजों में बहुत बहुत गहरी थीं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब हम आज शासन के बड़े बड़े टॉप डाउन मॉडल्स को देखते हैं, तो खड़िया समुदाय जैसी सदियों पुरानी, नीचे से ऊपर की ओर काम करने वाली लोकतांत्रिक प्रणालियां हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जमीनी स्तर पर फैसले लेने के बारे में क्या सिखा सकती हैं? क्या आज की चुनौतियों के कुछ जवाब इन प्राचीन व्यवस्थाओं में छिपे हो सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।